नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से फैसला देकर साफ कर दिया कि राज्यों को आरक्षण के लिए कोटे के भीतर कोटा बनाने या देने का अधिकार है, बशर्ते उन्हें जिसको ये आरक्षण देना है, कोटा देना है, उसकी पूरी जानकारी हासिल करनी होगी, उनकी गणना करनी होगी, उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति का आकलन करना होगा। इसके बाद वो ऐसा कर सकते हैं। यानी राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती हैं। राज्य विधानसभाएं इसे लेकर कानून बनाने में सक्षम होंगी। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के अपने पुराने फैसले को पलट दिया। यानी 20 साल पुराने फैसले को आज सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय संपूर्ण बेंच ने पलट दिया। हालांकि कोर्ट का यह भी कहना था कि सब कैटेगरी का आधार उचित होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट के फैसले से पंजाब अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2006 और तमिलनाडु अरुंथियार अधिनियम पर मोहर लग गई। इससे पहले 2004 में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश सरकार से जुड़े मामले में ये फैसला दिया था कि राज्य सरकारें नौकरी के लिए आरक्षण अनुसूचित जाति और जनजाति की सब कैटेगरी नहीं बना सकती। यानी कि वो नौकरी और दाखिले में जो आरक्षण की सब कैटेगरी बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को नहीं दिया गया था। 2004 का ये फैसला था। पंजाब सरकार का तर्क था कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के 1992 के फैसले के तहत यह स्वीकार्य था, जिसने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के भीतर सब कैटेगरी की अनुमति दी थी। 1992 के ओबीसी में सब कैटेगरी बनाने के एक फैसले का भी जिक्र किया गया। पंजाब सरकार ने मांग रखी थी कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के भीतर भी सब कैटेगरी की अनुमति दी जानी चाहिए। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि इस पर बड़ी बेंच द्वारा फिर से विचार किया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर इस फैसले आने के बाद राजनीतिक समीकरण क्या बदलेंगे, सामाजिक समीकरण क्या बदलेंगे, जो जाति आधारित जनगणना की जो मांग थी वो क्या उसको और बल मिलेगा, क्योंकि अब राज्य अगर कोई बात करेंगे, अगर किसी को आरक्षण देना सब कैटेगरी में, तो उनको पूरा एक्सरे, जिस बात का जिक्र राहुल गांधी करते हैं कि इस देश का एक्सरे होना चाहिए कि कौन कितनी आबादी है, तो क्या उस एक्सरे वाली व्यवस्था को बल मिलेगा। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। तो कुल मिलाकर आरक्षण का जो मसला है वो वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण है और आज हम मंथन में इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच बिहार में भी आज बिहार में जो पहले जातिगत सर्वे हुआ था उसमें ओबीसी को 52% से बढ़ाकर 64% करने का जो आंकड़ा निकल कर आया था और सरकार को उसको अमल में लाना था, वो अभी तक अमल में नहीं आया। आरजेडी और जेडीयू और कांग्रेस की अगर सरकार होती तो ऐसा आरजेडी कह रहा था कि अब तक वो हो गया होता, लेकिन एनडीए में नीतीश कुमार के चले जाने के बाद ये फैसला अभी तक अमल में नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने, लोकसभा के जो सदस्य हैं, राज्यसभा के जो सदस्य हैं, सांसद हैं, उन्होंने दिल्ली में प्रदर्शन किया कि इस कोटे को लागू किया जाए। तो कुल मिलाकर जो आरक्षण की लड़ाई है, जाति जनगणना की लड़ाई है, उसमें धार और तेज हो गई है। जैसा कि हमने कहा कि आरक्षण का मसला क्या घटेगा फासला, क्योंकि जो क्रीमी लेयर है, ये कहा जाता है कि चाहे ओबीसी हो और चाहे दलित हो, इनमें एक क्रीमी लेयर है, वो सीधे सीधे सारा लाभ चट कर जाती। बहुत सारी जातियां उपजातियां ऐसी हैं जिनको इसका लाभ नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इसे एक क्रांतिकारी फैसले के रूप में देखा जा रहा है और सरकार पर ये इससे मानसिक रूप से क्या दबाव बनेगा कि वो जाति जनगणना पूरे देश में कराए, क्योंकि राज्यों को ये अधिकार मिलने के बाद कम से कम विपक्षी सरकारें जहां पर हैं वो निश्चित तौर पर इसे जनगणना कराएंगे और हथियार के रूप में
केंद्र या भारतीय जनता पार्टी पर इसका वो इस्तेमाल करेंगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आज ये बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर हम मंथन में आए हैं, लेकिन शाम होते होते एक बहुत महत्वपूर्ण खबर उत्तर प्रदेश से आ गई है। योगी सरकार ने जिस नजूल बिल को कल विधानसभा में पास किया था, वो विधान परिषद में गिर गया है। ये बहुत बड़ी खबर है और इसके बहुत सारे राजनीतिक मायने हैं, इसके बहुत सारे सामाजिक मायने हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जो आंतरिक राजनीति है उसके अंदर इस खबर के बहुत बड़े मायने हैं। पिछले दिनों ये बहस चल रही थी सरकार को लेकर कि सरकार नहीं संगठन बड़ा है, और बार बार केशव प्रसाद मौर्य से लेकर सारे लोगों ने इस बात को कहा कि नहीं संगठन बड़ा है। बाद में दिल्ली में जब पंचायत हुई तो वहां से लौटकर केशव मौर्य ने कहा कि नहीं, चुनाव सरकार नहीं लड़ती है, संगठन लड़ते हैं, संगठन जीतते हैं और संगठन की ही जिम्मेदारी है। लेकिन कल जो ये नजूल बिल पास हुआ विधानसभा में, विपक्ष के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जबरदस्त विरोध के बाद भी ये कुल मिलाकर जबरदस्त विरोध के बाद भी इस बिल को पास कर दिया गया था विधानसभा से। विपक्ष ने विरोध किया था कि भाई इसमें बहुत सारी खामियां हैं, और भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने भी इसका विरोध किया था। लेकिन इसके बाद ये आज विधान परिषद में बिल गया तो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जो विधान परिषद के भी सदस्य हैं, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई और इसके आधार पर इस बिल को मंजूरी नहीं मिल सकी। जबकि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है, समाजवादी पार्टी के सदस्य केवल 10 हैं विधान परिषद में। तो ये कहिए कि सरकार, जो सरकारी दल है, उसी ने अपनी सरकार का बिल रोक दिया है। बहुत तरीके से राजनीतिक विश्लेषक ये देख रहे हैं, क्योंकि इस सदन के नेता केशव प्रसाद मौर्य हैं, जो डिप्टी सीएम हैं और योगी आदित्यनाथ के धुर विरोधी के रूप में उभरे हैं, और ये बिल गिरा। और केशव प्रसाद मौर्य इस सदन के नेता हैं, आपत्ति उठाने वाले भूपेंद्र चौधरी हैं। कहा जाता है ये सब एक ही खेमे के हैं और इनका रिमोट दिल्ली में है। ये विपक्ष लगातार, अखिलेश यादव भी कहते हैं कि इनका जो पासवर्ड है वो उनकी वाईफाई कहीं और है। तो कुल मिलाकर इससे लखनऊ के जो राजनीतिक हल्के हैं वहाँ इस बात को लेकर चर्चा है कि क्या जो केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी ने योगी सरकार का ये जो बिल गिराकर क्या उनके साथ खेला कर दिया या उनके साथ खेला करने की आगे की तैयारी। खैर, राजनीतिक विश्लेषक अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से विधानसभा में इस बात को बहुत पुरजोर तरीके से कहा, हालांकि उन्होंने सीधे अपने दल लोगों को ना कह के विपक्ष पर हमला किया और कहा कि हम यहाँ नौकरी करने नहीं आए हैं, हम नौकरी यहाँ नहीं करने आए हैं। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि हम नौकरी नहीं करने आए हैं और हमें प्रतिष्ठा भी सरकार की नहीं चाहिए। ये भी उन्होंने कहा इतनी प्रतिष्ठा तो हमारी है, अगर हम मठ में बैठेंगे तो इससे ज्यादा प्रतिष्ठा है, हम यहाँ जनता का काम करने आए। तो योगी ने भी एक संदेश और संकेत दे दिया है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक संजय श्रीवास्तव सीधे जुड़े हैं। संजय जी, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है, बड़ी खबर है। योगी जी का बयान, जब ये मुझे लगता है जब विधान परिषद में ये बिल गिर गया होगा तो ये खबर कहीं मुख्यमंत्री तक पहुंची होगी, ऐसा संभव नहीं कि ना पहुंची हो। तो जो विधानसभा में उन्होंने विपक्ष की ओट लेकर उन लोगों पर निशाना साधा है जो भारतीय जनता पार्टी में ही रहकर योगी का धुर विरोध करते हैं, और तो इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूँ। अब किसकी नौकरी कौन कर रहा है? वो कह रहे हैं कि मैं राजनीति करने आया हूँ, जनता की सेवा करने आया हूँ, उसको उसका हक दिलाने आया हूँ, यहाँ नौकर नहीं हूँ मैं किसी का, योगी आदित्यनाथ ने कहा। संजय श्रीवास्तव, बहुत अलग अलग तरीके से मायने हैं, बड़ा दिलचस्प मामला है ये। तो दुर्गेंद्र जी, लगभग आपने जो पृष्ठभूमि बताई इस बिल को लेकर, उसमें सारी चीजें कह के, और आपने ये जो पुट जोड़ दिया कि योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में आज जाते जाते क्या कह दिया, तो निश्चित तौर पर बीजेपी की जो अंदर खाने की लड़ाई है दिल्ली और लखनऊ, वो अब कहीं ना कहीं सतह पर आ चुकी है। और उसमें सभी जो विधायक हैं, विधान परिषद सदस्य हैं, वो सब शामिल हैं कि देखिए, बहुमत होने के बावजूद भी किसी बिल का मुख्यमंत्री की स्वीकृति और पार्टी की स्वीकृति होने के बाद भी विधान परिषद में गिर जाना, ये बहुत बड़ी बात है। जहां उनकी विपक्ष की तो संख्या ही नहीं है, उनकी कुछ हैसियत ही नहीं है कि किसी बिल को वो रोक दें। लेकिन
स्वयं पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने आपत्ति जताई और साथ ही जो बीजेपी के सदस्य थे विधान परिषद में, उन्होंने भी तमाम आपत्तियां की। और गौरतलब बात यह रही कि नेता विधान परिषद केशव मौर्य हैं और उन्होंने, मुझे लगता है, कहीं ना कहीं योगी को पटकनी देने की कोशिश की है और इस बिल को गिरा दिया है। तो निश्चित तौर पर प्रवर समिति के लिए 2 महीने के लिए चला गया। अब जब आगे शीतकालीन सत्र आएगा उसमें देखा जाएगा किस तरह इस बिल में क्या कोई संशोधन होता है, फिर से आता है या फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है। लेकिन एक चीज बहुत साफ हो गई, जो आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ को जब इस बात का पता चला है तो निश्चित तौर पर वो आपे से बाहर हो गए और इसीलिए विधानसभा में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहकर उनका विरोध करने वाली लॉबी और उन लोगों को सीधे मैसेज दिया है कि हमारी प्रतिष्ठा तो मठ में बहुत थी और बढ़ जाती, और यहाँ मैं किसी प्रतिष्ठा या पद लाभ के लिए नहीं आया हूँ और ना ही किसी के इशारे या किसी के द्वारा दिए गए पद का मैं मोहताज हूं, यानी कि किसी की नौकरी नहीं करता। सीधे से केंद्र पे निशाना है जिसके वो हमेशा से विरोध में रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब मैसेज बहुत क्लियर हो गया है कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई अब पूरी तरह से सतह पर आ गई है। अब देखना यह होगा कि आने वाले 2-4 महीनों में इसके क्या परिणाम होते हैं, क्योंकि जो कयास लग रहे हैं कि सीधे सीधे लड़ाई में किसी को ना तो हानि हो रही है और ना किसी को लाभ हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी की छवि बहुत धूमिल हो रही है और पार्टी को नुकसान हो रहा है। नहीं, निश्चित तौर पर। और संजय जी, ये तो बड़ा जबरदस्त मामला, ये तो बड़ा अप्रत्याशित है कि भाई आपकी सरकार है और बिल गिर जा रहा है। पिछले दिनों जब ये केशव मौर्य ने कहा था, अभी जब 2024 के चुनाव की समीक्षा हो रही थी तो केशव मौर्य ने कहा था भाई संगठन बढ़ा, सरकार नहीं बढ़ी। इसको लेकर लंबी बहस छिड़ी थी और संगठन हो रहा था। तो हम लोगों ने, आपने भी, सब लोगों ने कहा था कि भाई अगर संगठन बढ़ा है तो संगठन को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, आगे बढ़कर हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और हम लोगों ने सवाल उठाया था कि भाई संगठन ने योगी आदित्यनाथ का हाथ क्यों नहीं पकड़ा कि आप ठीक से सरकार नहीं चला रहे हैं। संगठन ने योगी को आंखें क्यों नहीं तरेरी, जेपी नड्डा ने क्यों नहीं तरेरी, भूपेंद्र चौधरी ने क्यों नहीं तरेरी। तो मुझे लगता है भूपेंद्र चौधरी ने आज आंखें तरेड़ दी हैं कि भाई अब ऐसे काम नहीं चलेगा। और इसको हम 2 तरीके से देख सकते हैं कि एक जो विधानसभा है उसके नेता सदन योगी आदित्यनाथ है, एक विधान परिषद है जो उसके नेता केशव प्रसाद मौर्य हैं। अब ये दो एक ही पार्टी में, एक ही दल, एक ही पार्टी, एक ही रणनीति, एक ही नीति रीति, और अब विधानसभा और विधान परिषद अलग अलग स्वर में। संजय श्रीवास्तव, मैं तो कहूंगा दुर्गेंद्र जी कि मुझे लगता है कि इस बीच में, चूंकि ये बातें आपने चुनाव से पहले से उठानी शुरू की थी, चुनाव के बीच में कई बार मैं आपके साथ रहा और इस मुद्दे को आपने बड़े जोर शोर से उठाया कि संगठन और सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इस पर कुछ हो नहीं रहा है। और आज इस तरीके से हुआ है तो मुझे लगता है कहीं आप पर यह ना आए कि आपने इस बीच भूपेंद्र चौधरी या केशव मौर्य से मुलाकात की हो और कहीं इस बिल पर कोई चर्चा न कर दी हो, जिसका एक नतीजा आज सामने दिख रहा है। तो निश्चित तौर पर संजय जी, मुझे नहीं लगता कि दोनों नेता मुझे जानते भी होंगे। अगर किसी खबर को नहीं आता है कोई, खास तौर से उसका प्रबंध संपादक, तो निश्चित तौर पर उसके मायने दूर तक देखे जाने चाहिए और असर होना भी चाहिए। तो निश्चित तौर पर अब ये असर, अभी हम लोग 2-3 दिन पहले ही सरकार और संगठन को लेके आपने कुछ तल्ख टिप्पणी की और उस पर हम लोग बहस कर रहे थे, तमाम पैनलिस्ट भी थे। लेकिन आज जिस तरीके से ये चीजें विधान परिषद में दिखाई दी हैं, कहीं ना कहीं इसके बड़े दूरगामी परिणाम अब निश्चित तौर पर बड़े नजदीक दिख रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई अब ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। अगर अंदर खाने में ठीक नहीं है, संगठन और सरकार में तलवारें खींची हुई हैं और वो अब दिखने लगी हैं और सरकार को नुकसान हो रहा है सीधे तौर पर कि विपक्ष ने कोई विरोध नहीं किया, विपक्ष की कोई हैसियत होने के बावजूद, ना होने के बावजूद भी अगर सरकार का ही लाया बिल उसके एक सदन में गिर जा रहा है और वो प्रवर समिति को भेजा जा रहा है, और वो भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के कहने पर, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के अनुरोध पर, और उसमें केशव मौर्य जो कि उप मुख्यमंत्री हैं सरकार में और नेता है विधान परिषद के, तो निश्चित तौर पर ये मायने निकाले जाने चाहिए कि तलवारें बिल्कुल बराबर खींची हुई हैं, जिसका परिणाम है कि विधानसभा में वो गरज तो रहे हैं मुख्यमंत्री कि मैं नौकरी नहीं कर रहा हूं या मैं कुछ नहीं कर रहा हूं या मैं सरकार पूरे 5 साल चलाऊंगा, देखता हूं किसकी क्या हैसियत रहती है। सारी चीजें अब साफ साफ हो रही हैं, तलवारें खिंची हुई हैं, भांजी जा रही हैं। अब देखना ही है कि जो सीधी भाषा में किसका धड़ सर अलग होता है, किसका धड़ गिरता है और कौन किस हिमे में गिरता है। संजय जी बहुत शुक्रिया, किसका नुकसान होता है। संजय जी बहुत शुक्रिया, हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका।
वास्तव में ये जो मसला है बड़ा ज़बरदस्त हो गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि 24-48 घंटे में कोई और बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ चुपचाप बैठने वाले नेता नहीं हैं। हो सकता है कोई बड़ा कदम उठा लें, हो सकता है कोई एक दो लोग मंत्रिपरिषद से बाहर भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। खैर, हम अपने विषय पर आते हैं कि जो आरक्षण का मसला है उससे क्या फासला कम होगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये फैसला जो आया, उस फैसले का जो मजमून है वो क्या है, वो जरा दिखा दीजिए। देखिए, हम तमाम महागठबंधन के लोग जो बिहार से चुन के आए हैं, हम सब इकट्ठा हुए और हमारी मांग सीधी और सरल है कि संविधान की 9वीं अनुसूची में बिहार का जो कास्ट कोटा बढ़ा 65%, उसको शामिल करिए ताकि जुडिशियल प्रोटेक्शन हो। कल ही मैंने एक सवाल अपने दल की ओर से, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पूछा, जिसका आग्रह तेजस्वी जी ने कहा था ये पूछा जाना चाहिए। आज उस सवाल का देखिए कल जवाब आया है कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या तो स्टेट ने प्रपोजल नहीं भेजा, और अगर स्टेट ने प्रपोजल भेजा तो केंद्र झूठ बोल रहा है, कोई एक तो झूठ बोल रहा है। और उसी संदर्भ में आज हमारा प्रतिरोध था और हम चाहते हैं कि फौरी तौर पर इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। आज का जो प्रोटेस्ट है वो कोई नया नहीं है। जो जातीय जनगणना हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जी, और जब हमारी महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, तो उस समय नीतीश कुमार जी भी इसमें शामिल थे। बड़ी कोशिशों के बाद जातीय जनगणना बिहार में कराई गई और उसी के अनुपात में हम लोगों ने 65% आरक्षण भी दिया, जिसको लेकर के कभी कोई कोर्ट गया, कहीं कोई गया। तो हमें लगता है कि इसको कहीं ये सरकार की मंशा साफ नहीं है। वो इसको उनका अधिकार, जो दलितों का, आदिवासियों का, अति पिछड़ों का जो अधिकार सरकार ये देना नहीं चाहती है। तो हमारी ये डिमांड है कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि जो इस समाज के लोग हैं उनका उत्थान हो सके। तो ये बिहार के आरक्षण को लेकर जो मैंने आपको बताया था, उसको लेकर ये प्रदर्शन है और आरजेडी के नेताओं का बयान है। सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आया, क्या उसका मजमून है, वो जरा समझ लीजिए। अब कुल मिलाकर जो ये कोटा मान्य है SC/ST के भीतर, उसको लेकर ये फैसला आया है। बहुत सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं, बहुत सारे मसले हैं इसमें। और अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो विधानसभा में भी अगर तेलंगाना की विधानसभा में भी इसको लेकर एक चर्चा हुई है। इसके मायने क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि आइए लाइन पे आइए। तो ये पूरा मसला है, ग्राफिक के जरिए हमने आपको समझाया। सीधे अब मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। डॉक्टर अविरल मलिक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। डॉक्टर ओम सुधा, कांग्रेस के महासचिव कामगार एवं कर्मचारी, कांग्रेस नई दिल्ली से जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत आपका डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, बहुत बेहतरीन फैसला है। इसको अगर सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से हम लोग देख सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से इसे कह रहे हैं, अपने आप में बता रहे हैं क्या कैसे चीज़ें होनी हैं, उसको लेकर हम लोग चर्चा आज करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक। और राजेंद्र पाल गौतम वो शख्स हैं जिन्होंने सर्वहारा समाज के लिए, शोषित दलित पीड़ितों के लिए अपना मंत्री पद ठुकरा दिया, लेकिन अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार। डॉक्टर अविरल मलिक, इस फैसले को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देखती है? आपकी नज़र में ये फैसला क्या है? इससे क्या सामाजिक परिवर्तन आएगा, क्या राजनीतिक परिवर्तन आएगा? डॉक्टर अविरल मलिक जी, देखिए, आपने सामाजिक परिवर्तन की बात की, सामाजिक न्याय की बात की और सामाजिक समरसता के विषय को आपने उठाने का कार्य किया। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा रही है, सोच रही है, हमेशा से हम सामाजिक समरसता को बल देने वाले लोग, सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले लोग हैं।
जातियों में भेदभाव कतई नहीं होना चाहिए, जातिवाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस विषय के पक्षधर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। कमजोर लोगों को मजबूत करने की पैरवी करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और जिस तरीके से गरीबों को, पिछड़ों को, शोषितों को, वंचितों को, दलितों को बल देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निरंतर किया जा रहा है, वो सबको नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो गरीबों के लिए योजना चलाती है, जो जनकल्याणकारी योजनाएं गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए चलाती है और जिनका लाभ सीधा गरीबों को मिलता है। गरीब की झोपड़ी में वो सीधा लाभ पहुंचता है और झोपड़ी को पक्के मकान में तब्दील करने का कार्य जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया, ये सबको नजर आ रहा है। जिस तरीके से हमने सामाजिक न्याय की बात की, सामाजिक समरसता की बात जिस प्रकार से प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा निरंतर की जा रही है, वो सबको मालूम है। हम सामाजिक समरसता में विश्वास रखते हैं और विपक्ष के लोग जातिवाद में विश्वास रखते हैं, जातिवाद को बढ़ावा देने में विश्वास रखते हैं, अपने फैक्टर डिसाइड इस करने में फैसले विश्वास पर बोलो रखते भाई हैं। डॉक्टर रविलाल मलिक, ये टाइप शुदा बयान हम नहीं सुनने के लिए बैठे हैं। इस फैसले पर बोलो, इस फैसले से क्या होगा अगर आपने इसको समझा हो तो। ये तो आपने पार्टी की आइडियोलॉजी बता दी जो आपके चुनावी घोषणा पत्र में भी रहती है। जी नहीं, निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल क्लियर है। और जहां तक इस फैसले की बात है तो निश्चित रूप से इससे जनता को भला हो और निश्चित रूप से होगा। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का निश्चित रूप से हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। हम उन लोगों में से नहीं है जिस तरीके से वो लोग फैसले का अपमान, हर फैसले का अपमान करते हैं। हम फैसले का स्वागत करते हैं और ये जनता की भलाई के लिए निश्चित रूप से साबित होगा। ठीक बात है। एक रिएक्शन मैं लेना चाहूँगा। डॉक्टर ओम सुधा कांग्रेस के नेता हैं। डॉक्टर ओम सुधा ये कह रहे हैं कि भाई वो तो सामाजिक समरसता के हिमायती हैं लेकिन जातिवाद के हिमायती नहीं, जाति विद्वेष के हिमायती नहीं। वो कह रहे हैं हम स्वागत करते हैं। संपादक जी थोड़ा करेक्शन कर दिया जाए, मैं कांग्रेस का नेता नहीं, मैं ऑल इंडिया SC ST OBC संयुक्त मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, इसको करेक्ट कर दिया जाए। हाँ, मुझे लगता है कि मुझे हमारे साथियों ने, मैं माफ़ी के साथ में इसको करेक्ट कर रहा हूँ कि आप ऑल इंडिया OBC और दलित मोर्चा के नेता हैं। मैं इसे करेक्ट कर रहा हूँ। जी 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 ठीक है दुर्गेश जी। देखिए, आज का जो यह सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कोटे के अंदर कोटा, ये कोई नया नहीं। असल में पूरे देश में जो एक परसेप्शन बना दिया गया है कि आरक्षण जो है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, तो यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस कंफ्यूजन को ज्यादा बढ़ाया। इसके पीछे कारण और तर्क जो है, मेरे अपने कारण और तर्क मुझे जो समझ में आता है कि जो कॉलेजियम सिस्टम से जो जज चुनकर आते हैं उसमें SC ST OBC की संख्या नगण्य है, यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है। तो सीधी सी बात है, जिस संस्थान में इस कम्युनिटी की भागीदारी नहीं होगी वो संस्थान इस कम्युनिटी के भागीदारी पर बात करेगा तो कितनी ईमानदारी से करेगा, इस पर कोई संदेह नहीं है। दूसरी बात, बहुत लोग कहते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट बोल दिया। तो सुप्रीम कोर्ट कोई बिल्डिंग थोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में जज होते हैं और भारत में जज हैं तो जज की भी जाति होती है और अपने जाति के पक्ष में बात करते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो EWS में पहले कर देते ना। एक तो EWS जो है का मामला है, EWS अपने आप में असंवैधानिक है, उसमें पहले कर देते कि कोटे के अंदर कोटा। मुझे तो लगता है कि सवर्णों में जो है एक ब्राह्मण जाति जो है बाकी सवर्ण जातियों का हक खा रही है। सुप्रीम कोर्ट को ये क्यों नहीं मुझे लगता है कुछ नेटवर्क की दिक्कत है सुप्रीम कोर्ट पर। मुझे लगता है कि उंगली उठाना ठीक नहीं है और अपनी बात रखी जा सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को हम सम्मान करते हैं और सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। एक ब्रेक ले रहा हूं, जल्द लौटते हैं। आरक्षण का मसला, घटेगा फासला, ये क्या सामाजिक राजनीतिक रूप से जो कोटे के अंदर कोटा जो देने की बात कही है या दे सकती है राज्य सरकार, इससे क्या राजनीतिक फायदा भी उन जातियों का होगा जो अभी तक एक तरीके से उपेक्षित हैं और
क्या इसके पीछे कोई एक सोच है सामाजिक बदलाव की, सामाजिक क्रांति की? ये समझने की कोशिश आज इस चर्चा में कर रहे हैं। सर्वहारा समाज और बहुजनों की लड़ाई लड़ रहे राजेंद्र पाल गौतम, पूर्व मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी, सीधे आपके पास मैं आ रहा हूँ। इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं और इससे क्या बदलाव आने की उम्मीद भी करते हैं आप लोग? इससे पहले कि मैं इस फैसले पर दो भागों में बांट के बात करूं जी, पहले तो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो समरसता की बात करते थे, मैं समरसता को सिरे से नकारता हूं। हम समरसता को किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे जी, क्योंकि समरसता का मतलब होता है समाज में जातियां बनी रहे, वर्ण व्यवस्था बनी रहे, लेकिन आपस में तालमेल हो। तो ये तालमेल नहीं चाहिए, हमें समरसता नहीं, समता चाहिए, सामाजिक समता, समरसता नहीं चाहिए। समता। अब ठीक दूसरी है। बात आती है जजमेंट। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट है वो दो भागों में बटा है। एक है SC ST में सब कैटेगरी बना देना, और दूसरा है 4 जजों ने साथ में से ये भी कहा है कि इसमें क्रीमी लेयर भी लागू करना चाहिए। जी, मैं दोनों ही बातों को सिरे से नकारता हूं। इससे कोई सामाजिक न्याय होने वाला नहीं है, इससे और ज्यादा बर्बादी होने वाली है। और एक तरीके से देखा जाए तो इस समाज को, दलितों को भी बांटने वाला फैसला है, दलितों को बांटने वाला फैसला है। और दूसरी बात, एक तरफ जहां पूरे हर तरह का एग्जाम, चाहे नौकरी का एग्जाम हो, चाहे वो एग्जाम एडमिशन लेने का एग्जाम हो, वो उसके लिए पहले कोचिंग चाहिए, कोचिंग के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। जी, तो लोगों के पास, जिनके पास पैसा नहीं है वो कोचिंग नहीं ले सकते। और उसके बाद हायर एजुकेशन इतना ज्यादा महंगा हो गया है कि अनुसूचित जाति जनजाति में से 98% लोग अपने बच्चों को हायर एजुकेशन ही नहीं दे सकते। तो पहली चीज तो यह है कि अगर आप सामाजिक न्याय देना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि दलितों में से, पिछड़ों में से, आदिवासियों में से जो लोग बहुत ज्यादा पिछड़ गए उनको भी इसका लाभ मिले रिजर्वेशन का, तो पहले तो उनकी पढ़ाई का खर्चा सरकारें उठा लें। पहले तो कोर्ट को चाहिए कि उनके पढ़ाई के खर्चे का इंतजाम करवा दे। हम लोग वर्षों से डिमांड कर रहे हैं सरकारों से कि अब, जैसे मैं एग्जांपल देके बताऊंगा जी, जितने हमने कंपैरेटिव स्टडी किया, जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, लॉ कॉलेज हैं जो गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं या स्टेट गवर्नमेंट के हैं, जी, उनके अंदर एक डिग्री को करने के लिए 20-20, 25-25 लाख रुपया चाहिए एक डिग्री करने के लिए। नौकरी की तो बात उसके बाद आती है जी, तो 20-25 लाख उस कोर्स को करने के लिए चाहिए, और उससे पहले कोचिंग के लिए चाहिए कम से कम 1.5-2 लाख 3 लाख रुपया। तो अनुसूचित जाति जनजाति में 98% लोग ऐसे हैं जो वो ना तो कोचिंग का खर्च उठा सकते हैं, ना हायर एजुकेशन का खर्च उठा सकते हैं। तो वो लोग तो पहले ही सरकारों ने एक गलत नीति से शिक्षा को महंगा करके उनसे शिक्षा को छीन लिया। मनुस्मृति दोबारा क्या लागू उनको करने इस की दौर जरूरत से नहीं है। बाहर ही कर दिया, यूँ कहिए कि उनको तो बाहर कर दिया। अब बचा वो जो 1-2% लोग जो इस कंपटीशन में आ पा रहे हैं, उसमें भी मैं इसको दो भागों में बांटूंगा। पहला, देश के ज्यादातर सरकारी संस्थान सरकार ने प्राइवेटाइज कर दिए, तो नौकरी तो पहले लगभग बंद है। इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेटाइज होगी, बैंक्स प्राइवेटाइज हो गए, रेलवे आधी से ज्यादा प्राइवेटाइज होगी, एयरपोर्ट प्राइवेटाइज हो गए, पोर्ट प्राइवेटाइज हो गए, ITDC के होटल बिक गए, वो MTNL BSNL ये सब प्राइवेट लगभग बर्बाद हो चुके हैं। तो ऐसे में जो थोड़ी बहुत तो नौकरियां बची हैं, उसमें भी जो लोग पढ़ पा रहे हैं हायर एजुकेशन में, वो लोग इसमें कम्पीट करके आ पा रहे हैं। इस फैसले के बाद क्या होगा, जब ये सब कैटेगराइजेशन हो जाएगा, इसमें सब कैटेगराइजेशन होने से पहले दलितों की लगभग सब जातियां और आदिवासियों की भी लगभग सब जातियां, उनमें जो रिटर्न एग्जाम है वो तो सबको क्वालिफाई करके आना है। उसमें तो कोई जाति देख के तो पास किया नहीं जाएगा। जी, जी, जो पढ़ेगा वो क्वालिफाई कर पाएगा, जो नहीं पढ़ेगा क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। ऐसा तो नहीं है कि किसी एक जाति को आगे बढ़ाने के लिए केवल उसको पास करेंगे, जो एग्जाम पास कर पाएगा वो सिलेक्शन हो जाएगा। जी, हाँ, इसमें यह जरूर है कि जो जाति पीछे रह गई है, अगर आप उनको पढ़ने के लिए उनके लिए व्यवस्था नहीं करते सरकारी खर्चे पर, तो वो लोग तो कभी इस मुख्य धारा में कभी भी नहीं आ पाएंगे। उनके बारे में कोई सरकार सोच भी नहीं रही है, सच तो ये है। और जिस तरह शिक्षा का बजट केंद्र की सरकार ने, भाजपा सरकार ने पिछले 10 सालों में घटा, उसका डाटा उठा के देख लो, वो घटते 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 2% के आसपास पहुंच गया है। तो आपने तो पढ़ाई, एक तरीके से सरकारों ने भी इन वर्गों से 98% लोगों से सरकार ने पढ़ाई छीन ली है, और सरकारी संस्थानों को प्राइवेटाइज करके उनके नौकरी का अवसर भी छीन लिया है। अब थोड़ी बहुत बची हुई है, उसमें जब आप क्रीमी लेयर लागू करोगे तो उसमें जिसके पास पैसा वो तो 1000-2000 रुपए का अपना दे के अपना सर्टिफिकेट बनवा लेगा।
जिसके पास पैसा नहीं है वो सर्टिफिकेट भी नहीं बनवा पाएगा। और रही बात इस सब कैटेगराइजेशन की, तो अगर ईडब्ल्यूएस में जो लोग सेलेक्ट होके आए हैं उसमें भी देख लो कौन सी जाति है जो 80-90% सीटें ले रही है, क्या उसको भी सब कैटेगराइज बनाओगे, उसमें करोगे कैटेगराइजेशन? ये सब कैटेगरी करना ये कोई समाधान नहीं है, और ये जो क्रीमी लेयर बनाना ये भी कोई समाधान नहीं है। तो ये फैसला मैं इसको क्रिटिकली एनालाइज करता हूँ तो मुझे ये जजमेंट बांटने वाला लगता है, दलित पिछड़े आदिवासियों को आगे बढ़ने से रोकने वाला लगता है, और इससे और ज्यादा दूरियां बढ़ेंगी, और ज्यादा बिखराव आएगा, और ज्यादा ये लोग दोबारा से गुलामी की तरफ जाएंगे। ठीक बात है। इस पे एक जवाब ले लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। भाई, पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने बहुत सारी बातें रखी। वो कह रहे हैं कि ठीक है, फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, लेकिन वो इस बात को कह रहे हैं कि इससे अगर सरकारें ऐसा करेंगी, सब कैटेगराइजेशन करेंगी, तो बहुत सारी दलितों, ओबीसी, पिछड़ों सब में बिखरा होगा, बंटवारा होगा। और वो कह रहे हैं कि भाई जिसको अगर आगे लाना चाहते हो उसको अच्छी पढ़ाई दे दो ना, उसको अच्छी कोचिंग दे दो। ये बात तो बड़ी अच्छी है भाई, कोचिंग पढ़ाई उसको सुविधाएं एक्स्ट्रा दे दो। ये तो एक प्रिंसिपल तौर पर अगर लागू कर देंगे तो आगे बहुत सारी चीज़ों पे आसानी हो जाएगी। भाई जिन वर्गों को आगे लाना चाहते हो उनको पढ़ाई लिखाई कर दो। जी डॉक्टर अविरल, देखिए, राजेंद्र पाल गौतम जी वरिष्ठ नेता हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उसके साथ साथ विधायक हैं, तो इन्होंने अनेकों विषयों पर अपनी राय दी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का क्या मानना है वो मैंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। अब मैं चलता हूं जिस तरीके से हमारे द्वारा कार्य किए जा रहे हैं जनता की भलाई के लिए। तो इन्होंने कहा शिक्षा की इन्होंने बात उठाई, तो निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा। और पहले के समय में क्या कुछ हुआ करता था थोड़ा बताएंगे क्या किया जा रहा है? केवल बोलना नहीं है, बताओ क्या किया जा रहा है। आप बताइए पिछले 5 साल में कितना बजट बढ़ाया घटाया? नहीं, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की आप चर्चा कर लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, राज्यों की आप बात को कैटेगराइज कर दिया गया है। ए ग्रेड यूनिवर्सिटी में वो बच्चे पढ़ पाएंगे जो 100% खर्च उठा पाएंगे। ए ग्रेड यूनिवर्सिटी में SC ST OBC के 99% बच्चे पढ़ ही नहीं सकते। ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सत्यानाश कर दिया है। 1.5 लाख से ज्यादा पिछले 15-20 सालों के अंदर सरकारी स्कूल बंद हो गए। हमने सब सत्यानाश कर दिया, और जो 60 साल तक शासन करते रहे भाई देखो ना 60 साल नहीं चलेगा। अब आप 10 साल होगा, अब ये सब नहीं चलेगा कहानी कि 60 साल हो, 70 साल हो। नेहरू जी की पॉलिसी मत लेकर आओ। अविरल मलिक, जरा समझ बूझ कर बात करो भाई, ये बड़ा सेंसिटिव मसला है। अब एजुकेशन बजट गिराकर 2% पर ले आए हो, कैसे पढ़ाओगे? कैसे पढ़ेगा इंडिया? कैसे बढ़ेगा? आप आरक्षण दे दो, सब कैटेगरी दे दो, कुछ भी दे दो। मुझे तो ओवरऑल लग रहा है कि इससे चीज ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का अपना नजरिया हो सकता है, उस पर मुझे कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, लेकिन राजेंद्र पाल गौतम जैसे लोग भी इसको एनालाइज कर रहे हैं। ये सोशल साइंटिस्ट भी हैं, पॉलिटिशियन के साथ साथ समाज को देख भी रहे हैं, तो इनके तो हैं। वो कह रहे हैं भाई आप बताओ कि जो ए ग्रेड यूनिवर्सिटी में ओबीसी, दलित, गांव गरीब का बेटा, सर्वहारा समाज का बेटा कहां पढ़ पाएगा भाई? स्वागत करता हूं दुर्गेश जी। अगर ये इस विषय का राजनीतिकरण नहीं कर रहे हैं तो इनके सुझाव का मैं निश्चित रूप से स्वागत करता हूं। लेकिन जहां तक बात है, जिन्होंने पहले राज किया उस समय जो भ्रष्टाचार था जो नहीं हो रहा है, तो कम पैसे में भी काम हो जाएगा। जो काम 50 रुपए का है वही काम अगर 100 रुपए में पहले हो रहा था, अगर वो 50 रुपए में हम कर देते हैं तो क्या समस्या उसमें है? और जिस तरीके से बजट की बात कर रहे थे, पहले वो बजट कहां जाया करता था? राजेंद्र जी अनुभवी व्यक्ति हैं, इन्हें अच्छे से मालूम होगा किस तरीके से वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाया करता था। वो पूरा बजट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था, नेताओं जाता था, और जिस तरीके से घोटाले पे घोटाले होते थे, निरंतर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता था। ठीक है। डॉक्टर ओम सुधा को मैं ले जाता हूँ। डॉक्टर ओम सुधा, जरा जवाब दीजिए, ये आपकी तरफ इनका इशारा है। इसका मतलब आपको धनी नहीं है। मैं आपको ऐसे लाखों एग्जाम्पल, हजारों भी नहीं, लाखों ऐसे एग्जाम्पल दे दूंगा जो अपने स्कॉलरशिप से ही पढ़ गए पूरी जिंदगी, स्कॉलरशिप से ही डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए। अब नहीं बन सकते। अब तो पैसे के अभाव में एडमिशन हो रहा है लेकिन पैसा नहीं है, छोड़ के जा रहे हैं। मेरे पास रोज इतने फोन आते हैं, पैसा नहीं है, कहां से जमा करें? बच्चे ने क्वालिफाई कर लिया इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, पैसा नहीं है। आप उस दर्द को समझो। आप तो केवल एक पॉलिटिकल जैसा मैं कोई पॉलिटिकल भाषण नहीं दे रहा हूँ यहाँ बैठ के, मैं समाज के दर्द की वजह से कह रहा हूँ। मैं दुखी हूँ, इतने लोग फोन आते हैं, कहां से पैसे का इंतजाम करूं? उनकी फीस काम नहीं है पैसा, और सरकार कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। सरकारों ने सरकारी एजुकेशन को बड़ा पॉलिसी को ऐसा बनाया, इतनी महंगी की है। आप
नहीं मैं आपके एक और पॉइंट का एक जवाब मिनट दे रहा हूं। एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए। सुन लो अविरल मलिक, सुन लो। यूनिवर्सिटी में इतना टफ कंपटीशन है, 2-3 लाख खर्च करोगे कंपटीशन में पास करोगे। उसका 5 साल का कोर्स करने के लिए कम से कम 20 लाख तो सरकारी खर्चा है, जिसमें से 15 लाख फीस का खर्चा, बाकी उसके हॉस्टल का खर्चा है। मैं पूछना चाहता हूँ 20 लाख रुपया अनुसूचित जाति जनजाति के 99% लोग खर्च कर पाएंगे क्या? है क्या उनके पास? उनके बारे में क्या कोई पॉलिसी है सरकार के पास? मैं सारी सरकारों की कर रहा हूँ, केवल बीजेपी की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे इंडिया की सरकारों की बात कर रहा हूँ। किसी के पास पॉलिसी है उन बच्चों के बारे में सोचने की? कोई नहीं सोच रहा है। और आपको बता दूं, ये जो आप कह रहे हो ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कभी उसको पढ़िएगा। इन्होंने यूनिवर्सिटीज को कैटेगराइज करते, ABC कैटेगरी। ए ग्रेड यूनिवर्सिटी में वो पढ़ेगा जो 100% खर्चा उठाएगा, बी में वो पढ़ेगा जो 75% खर्चा उठाएगा, और सी में वो पढ़ेगा उसका भी खर्चा कम से कम 25,000 रुपया होगा साल का। तो जो सी कैटेगरी के जो किसी लैब कॉलेज नहीं होंगे, जो दो कमरे में चल रहे हैं, आप जरा उसको ध्यान से पढ़िए, इसको राजनीति से मुझे लगता है अविरल मलिक की पार्टी ने इनको जो ट्रेनिंग दी है उसमें सपना दिखाया होगा। जरा ये इसमें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें बढ़िया बढ़िया इसको बोलते रहो। और चूंकि ज्यादातर लोग भारत में बहुत ही कम लोग पढ़ते लिखते हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वाह वाह क्या बात है। लेकिन अब राजेंद्र पाल गौतम तो उसकी पोले खोल दे रहे हैं, उसके कपड़े उतार दे रहे हैं पूरे एजुकेशन पॉलिसी के। क्या चर्चा होगी। और डॉक्टर अविरल मलिक, आप भी PhD करे होंगे, या मुझे लगता है अगर वास्तव में वो इंजेक्शन दवा वाले डॉक्टर होंगे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन PhD किया होगा आपने, मुझे ऐसा लगता है। तो आपको भी पढ़ने में, आप संपन्न घर के व्यक्ति होंगे, तो आपको किसी नौकरी के लिए नहीं भटकना पड़ा, आपने राजनीति को अपना प्रोफेशन बना लिया, बाई प्रोफेशन। ये बुरी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग कैसे पढ़ेंगे। राजेंद्र पाल गौतम कह रहे हैं कि शोषित, दलित, पीड़ित, OBC समाज का वहन नहीं कर सकते 99%। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि जिन्हें अगड़े हम कहते हैं उनमें भी 2% लोग हैं, 2% जो केवल वहन कर सकते हैं। बाकी हाय हाय कर रहे हैं, झल्ली ढो रहे हैं, उठा के खोपड़ी में ऐसे रख के ढो रहे हैं। या जब सफाई कर्मियों की जब भर्तियां निकलती हैं तो तमाम अगड़े वर्ग के लोग उसमें अप्लाई करते हैं। अविरल मलिक जी देखिए, शुरू में इन्होंने एक पॉइंट कहा था, इन्होंने समता की बात की थी। जब मैंने सामाजिक समरसता की बात की थी, उसका मैं उत्तर दे नहीं पाया था, उसका मैं एक बार उत्तर दे दीजिए। जिस तरीके से हम सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं, सबके हक की बात कर रहे हैं, बराबरी की बात कर रहे हैं, और सबको अधिकार मिलना चाहिए, इसकी हम पैरवी कर रहे हैं। और सबसे बड़े पैरवी करने वाले यदि कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी ही है। और जिस तरीके से अन्य राजनीतिक दलों ने जातिवाद को बढ़ावा दिया, MY समीकरण कौन बनाता है? यूपी की समाजवादी पार्टी बनाती है। कोई एक पर्टिकुलर जाति को पीडीए भूल गए हो क्या? पीडीए भूल गए हो क्या? MY कहां लिए घूम रहे हो? अब पीडीए पे आ जाओ, जिसने आपको दौड़ा लिया उत्तर प्रदेश में। पीडीए की बात करो, अब पीडीए की बात करो अविरल मलिक। पीडीए ने ऐसा दौड़ाया है कि आपकी सरकार में गदर मची हुई है। आज आप ही की सरकार का बिल आप ही की सरकार के लोगों ने गिरा दिया विधान परिषद में उत्तर प्रदेश में। क्या बात करते हो आप? जी पता है आपको? MY है, ऊपर से पीडीए है। मैं वही कह रहा हूं, अखबारों में और सुर्खियों में पीडीए है, लेकिन ग्राउंड पर MY है। आज भी वही दिख रहा है। आपको MY सूट करता है इसलिए कहेंगे। मैं MY पे चर्चा करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं आज शोषित पीड़ित वर्ग की बात कर रहा हूं। राजेंद्र पाल गौतम कुछ कहना चाह रहे, बोलिए। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये जो सज्जन बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मैं सम्मान के साथ पूछना चाहता हूं कि आपने कहा हम जो समाज में बराबरी लाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं या वो स्टेट यूनिवर्सिटी जहां आपकी सरकारें हैं, मैं पूछना चाहता हूं वहां जितने भी वाइस चांसलर हैं, आप मुझे उसमें 1% केवल SC ST OBC के वाइस चांसलर दिखा दो। बताओ भाई, है कोई? 1% दिखा दो। SC ST OBC तीनों मिला के जिसकी संख्या 88% है, उसका 1% वाइस चांसलर दिखा दीजिए। अविरल मलिक ढूंढे नहीं मिलेगा आपको, बोलिए, बताइए। देखिए बिल्कुल, देखिए सदन में भी और सदन के बाहर भी जातीय जनगणना की बात बहुत जोर पकड़ रही है। अब आप कहां ले रहे हो भाई? वो क्या पूछ रहे हैं? आप कहां लेकर जा रहे हो? वो पूछते हैं ईरान, आप तुरान चले जाते हो। ऐसा थोड़ी चलेगा भाई। वो सवाल पूछ रहे हैं, बताओ, उनका जवाब दो। किसी भी सरकार में न्याय में नहीं मिल रहा है, किसी की भी ले लो आप चाहे। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, चूंकि ज्यादातर जगह आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, आप मुझे 1% वाइस चांसलर दिखा दो। SC ST OBC तीनों मिला के जिनकी संख्या लगभग 88% है, उसका केवल 1% वाइस चांसलर दिखा दीजिए आप। नहीं, वाइस चांसलर आप छोड़िए, वाइस चांसलर को मैं बताऊंगा ही, उससे ऊपर आप पढ़िए। भाई क्यों छोड़े?
मैंने दलित जो है, बात करिए, दलित जो है रामनाथ खाली कोविंद दलित अच्छा, की जो बात मुद्दे करेगा, आपको क्यों सूट नहीं छोड़े? करेंगे अरे उनको भाई क्या छोड़िए, चार डाले, उनको छोड़िए। राष्ट्रपति बना दिया, करते हो मंदिर में घुसने नहीं देते हो, नई संसद का उद्घाटन करते हो तो वहां राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाते हो, राम मंदिर का उद्घाटन करते हो वहां राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाते, बार बार अपमान कर रहे हो, राष्ट्रपति जी का बात कर रहे हो अपमान राष्ट्रपति करते हो, बना हमारे दिया, दिल को ठेस आप अपमान पहुंचती कर रहे हो, है। आप जातिवादी हो, आप जातिवादी हो, वर्ण व्यवस्था के पोषक बिल्कुल हो, गलत बात है, हम जातिवादी लोग नहीं है। आपकी पार्टी अपमान करती है, बिल्कुल नहीं राष्ट्रपति है। अपमान कर रही है आपकी पार्टी को। ठीक है, अबरल मलिक और राजेंद्र गौतम साहब, आप दोनों को रोक रहा हूं। ओम सुधा कुछ कहना चाह रहे हैं। ओम सुधा, आपकी पार्टी को लेकर बहुत सारे आरोप लगाए कि भाई जब इनसे कोई बात करो तो ये 60 साल पीछे चले जाते हैं। इन्होंने एक रिवाइंड लगा रखा है। भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं। मेरी आवाज आ रही है दुर्गेश जी? हाँ बोलिए। हाँ, एक तो फिर से आप देख लीजिए, मैं पार्टी की तरफ से नहीं आया हूँ कोई। खैर, ये तो बड़ा दिलचस्प है, विरल मलिक जी जो है ये खुद ही अपनी पार्टी पोल पट्टी खोल रहे हैं। और जैसा हमारे साथी गौतम जी ने कहा कि ये कह रहे हैं कि वाइस चांसलर को छोड़िए। क्यों छोड़े भाई? मतलब क्या मानसिकता आपकी, आपके दिमाग में क्या बैठा हुआ है? अभी भी हम जो है पैखाना ही उठाते रहे, अभी हम साफ सफाई में ही लगे रहे, वाइस चांसलर नहीं बने अब भैया। ये सब छोड़िए। और यह जो जाति जनगणना का सवाल आज के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से उठ खड़ा हुआ है, आप अगर सचमुच आपकी पार्टी SC ST OBC की हितैषी है तो संसद से जाति जनगणना की घोषणा करें और जाति जनगणना कराएं। क्या दिक्कत है? इस देश में गाय भैंस सुअर मोटरसाइकिल सब गिना जा रहा है, उन्हें जात गिनने में क्यों दिक्कत है? इस देश में श्मशान है जाति के आधार पे, इस देश में शादी होती है जाति के आधार पे, सब कुछ तो जातियों पे तय होता है जन्म से लेकर मरण तक। आपको जाति के आधार पर अगर कोई हक अधिकार की बात करता है, आपको क्यों दिक्कत है? हम लोगों को दिक्कत यह है कि हम लोगों की जाति का संपादक नहीं है, हम लोगों को दिक्कत यह है कि हम लोगों की जाति का एंकर नहीं है, हम लोगों की दिक्कत यह है कि हम लोगों की जाति का वाइस चांसलर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है। हमारी दिक्कत यह है कि कंपनी का CEO हमारी जाति का नहीं है। हमारी दिक्कत यह है कि किसी भी जगह चले जाएं, बोर्ड पर जो दिखता है नेम प्लेट झा मिश्रा पांडे तिवारी, भैया पासवान कहाँ गया? वाल्मीकि कहाँ गया? भंगी कहाँ गया? सब कहाँ गया? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? और हम इस देश के नागरिक हैं तो हमारा नाम भी उस नेम प्लेट में आना चाहिए जहां झा मिश्रा पांडे से लेकर सब लोगों का नाम बैठा हुआ है। इस देश में ब्राह्मणों की आबादी है 3% और सुप्रीम कोर्ट में जज बने हुए 100%। हम कहाँ गए? क्या इस देश का दलित आदिवासी OBC छोटा सवाल ले लीजिए लगता है जज बनने की? ए भाई चुप रहो, थोड़ी देर सुन लो, तुमने कहा तो हम तो बोल नहीं रहे थे। और दो बातें होती है दुर्गेश जी, एक तो होता है कि NFS नॉट फाउंड सुटेबल, तो जब SC ST का मामला आता है आप कहते हैं NFS है, सीट खाली जा रही है, बैकलॉग हो रहा है। दूसरी तरफ कहते हैं कि जो है ओवर रिप्रेजेंटेशन से जो है कोटे के अंदर कोटा होता है। दो में से एक ही बात होगी, या तो NFS होगा या कोटे के अंदर कोटा देने का क्राइटेरिया बन रहा होगा। तो यहाँ तो NFS हो रहा है, यहाँ तो हम जो है हमको आप काबिल ही नहीं समझ रहे हैं। क्यों नहीं काबिल समझ रहे हैं? क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला झा मिश्रा पांडे चक्रवर्ती और शर्मा बैठा हुआ है। ये एक सच्चाई है और इस सच्चाई को तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक जाति जनगणना होकर सच बाहर नहीं आ जाए कि आखिर आज की तारीख में भी जो बिहार के जाति जनगणना आई, आप देखिए कि सबसे अधिक गरीब, आर्थिक हालत भी खराब किसकी है? दलितों की हालत खराब है, आदिवासियों की हालत खराब है। ये तो सारे आंकड़े कहते हैं। और जब तक बीमारी सामने नहीं आएगी तब तक आप इलाज क्या करेंगे? इलाज यही करेंगे कि पेट दर्द होगा तो माथा दर्द की सुई दे देंगे। ठीक बात है। डॉक्टर ओम सुधा, मैं एक छोटा सा जवाब लेता हूँ, फिर मैं जाऊँगा तनु दीक्षित के पास, बड़ी देर से हमारे साथ इंतजार कर रहे हैं। अविरल मलिक, सीधा सवाल है भाई, जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा लेते? एक्सरे सामने आ जाएगा, फिर आपकी भी समझ में आ जाएगी आप कितने हिमायती हो, और इन लोगों को भी जो इसके जो जिसको आप विपक्ष कहते हैं वो उनको जातिवादी कहते हैं, उनकी भी हकीकत सामने आ जाएगी। जी देखिए, एक तो जो लोग कहते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, वो मामला आपको मालूम होगा, मैं यहाँ किसी के पैनल में नहीं कह रहा हूं, वो सदन का मामला है। जो लोग जातीय जनगणना की मांग करते हैं उन्हें अपनी जाति बताने में एक प्रकार से समस्या हो जाती है और वो नाटक खड़ा कर देते हैं। दूसरों की जातियां पूछेंगे, अपनी नहीं बताएंगे। मैं किसको पॉइंट आउट कर रहा हूं आपको मालूम पड़ गया होगा, वो सदन में है और वो एक परिवार विशेष से आते हैं। नंबर 2, जिस तरीके से इन्होंने दलितों की बात की, तो मैं दलितों में इनसे मैं जानना चाहता हूं ये किन की बात कर रहे हैं।
क्या मुस्लिम दलितों की भी बात कर रहे हैं, क्या भटियारा की भी बात कर रहे हैं, क्या फकीर की भी बात कर रहे हैं, क्या शाह की भी बात कर रहे हैं, क्या डफली की भी बात कर रहे हैं, क्या ये नट की भी बात कर रहे हैं? अरे क्या भाई ये अपनी बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। मतलब आप उसी हिंदू पिच धर्म में ले जाना पैदा चाहते हो, हुए, हिंदू आप उसी पिच में ले जाना चाहते हो कि हिंदू मुस्लिम की पिच में आ जाए और आपको फायदा मिलने लगे। इसको भी हिंदू मुस्लिम में करना चाहते हो आप। वो नहीं होने देंगे, हम भी नहीं होने देंगे और ये भी नहीं होने देंगे। इस देश में ये नहीं चलेगा, हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं चलेगा। ना 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 ना, आपकी कंफर्टेबल पिच हम नहीं देंगे, वो वाला नहीं देने वाले हम लोग। पत्रकारिता कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। नो मुस्लिम हो गया, अगर मैंने बोलिए। सवाल खड़ा किया तो हिंदू मुस्लिम हो नहीं गया। नहीं हुआ, वही रहा ना, क्योंकि पूछ आप रहे हो कर ना। रहे हैं। क्या ये बताओ भाई आप राजेंद्र पाल गौतम, हिंदू इनको जवाब दे दीजिए। आरएसएस का चीफ जो है, काहे न कोई चमार को बनाते हो, काहे न कोई जाटव को बनाए। आज तक 100 साल में आरएसएस का चीफ कोई चमार जाटव नहीं मिला बनाने के लिए, कोई पासवान नहीं मिला। हिंदुओं का संगठन आरएसएस सबसे बड़ा आरएसएस का ठीक है, ओम सुधा है, मिनट में रोक रहा हूं। राजेंद्र पाल गौतम जी ये कह रहे हैं इन्होंने बहुत सारी जातियां मुसलमानों की गिना दी, जरा इन पर इनको जवाब दीजिए कि भाई ये भी इन दलितों की भी बात कर रहे हैं आप लोग की नहीं? राजेंद्र पाल जी ये कह रहे हैं कि भाई नट फकीर तमाम दलित इन्होंने जातियों के गिना दी, कह रहे हैं उनके भी आप लोग हिमायती हैं कि नहीं, उनको दलित मानते हैं? बिल्कुल है, उनके भी हैं। हम कह तो रहे हैं उनको पढ़ाई करवाओ ना, तभी तो बेचारे एग्जाम में आ पाएंगे। आप तो उन्हें पढ़ाई छीन ली उनसे, तो आपने पैसे गावा में उनके बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा, हायर एजुकेशन होगा नहीं। अगर आपका एग्जाम में ग्रेजुएट चाहिए और वो ग्रेजुएट ही नहीं है, चूंकि उसके पास पैसा नहीं पढ़ने को, तो दो ना, कौन मना कर रहा है? आप अगर मान लो रिजर्वेशन आप उन्हें पढ़ने नहीं दोगे और उसके बाद कहोगे वो तो मिल ही नहीं रहे, अवेलेबल नहीं है, ये कहोगे कल को, फिर उसको डी रिजर्व करोगे। हम आपकी सारी मंशा समझ रहे हैं, आपकी असली मंशा इन सारे इनको सब कैटेगराइज करके, जब उस कैटेगरी में जिसमें आपने पढ़ने नहीं दिया, जब वो नहीं आएंगे फिर उसको डी रिजर्व करके जनरल को दोगे, जैसा आप अक्सर करते हो। कॉलेजेस के अंदर आप करते हो, हर जगह आरएसएस के लोग का सिलेक्शन हो रहा है। सिर्फ पूरी देश की यूनिवर्सिटी में हंसने की जरूरत नहीं है, आंकड़े देख लो उठा के, मैं दे देता हूँ आपको, दिल्ली यूनिवर्सिटी का लो, जितने सिलेक्शन हो रहे हैं टोटल आरएसएस डिसाइड करे किसका होना है। ऐसे अनपढ़ टाइप लोग प्रोफेसर बनने, जिन्हें कुछ आता जाता नहीं है, बोलने की तमीज नहीं है, और काबिल प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जैसे काबिल प्रोफेसर को बाहर निकाल रहे हो। अरे तुम जातिवादी मानसिकता वाले लोग, प्रोफेसर गुरु होता है और गुरु संत के समान निकाल तो दिया आपने, गुरु का आपके लोगों ने निकाल तो दिया गुरु को। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जैसे काबिल प्रोफेसर को निकाल दिया, ये कह के कि ये काबिल नहीं है, और जो आदमी उसके मुकाबले पे, जिसके पेपर्स नहीं लिखे, रिसर्च पेपर नहीं है जिसके उसके मुकाबले, ऐसे लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। आप तो काबिल को मानते ही नहीं है, इसका मतलब आप अप्रोच को ठीक है। अब आप दोनों को रोक रहा हूं मैं। अब तनुज दीक्षित के पास जाऊंगा। तनुज दीक्षित सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं और इस तरह जो बड़े महत्वपूर्ण मसलों पर उनका काफी अध्ययन रहता है। तनुज जी, इस पूरे मसले को जो सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया, 7 सदस्यीय जो पूर्ण बेंच है सीजेआई की अध्यक्षता वाली, और उसमें 6-1 से इस फैसले को दिया गया, ये किस दृष्टिकोण से इसको देखा जाना चाहिए? इससे कोई सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है? कानून किस ओर इशारा कर रहा है? क्या संकेत दे रहा है? देखिए दुर्गेन जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है वो ये दर्शाता है कि 75 वर्षों में नौकरी को लेकर के जो जातिगत वितरण होना था वो अपर्याप्त ही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो देखिए पिछड़े वर्ग के सभी लोगों तक जो है प्रॉपरली आरक्षण या जो चीजें हैं वो अब तक व्यवस्थित रूप से पहुंच नहीं पाती थी। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उपवर्ग बनाने के लिए एक अनुमति दी है, जिसके अंदर जो एक क्रीमी लेयर की हम बात करें तो ऐसे लोग जो पिछड़े वर्ग के होकर के लेकिन संपन्न हैं, उन लोगों को इस जो विशेष लाभ है इससे बाहर रखा जाने की एक उसके अंदर दलील है। लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर एक और भी नियमावली है कि कोई भी राज्य 100% अपने यहाँ पर आरक्षण को इस तरीके से लागू नहीं करेगा, भर्ती नहीं करेगा 100%। ये भी इस सुप्रीम कोर्ट का जो आज ऑर्डर है उसके अंदर ये भी चीजें हैं। देखिए, अगर हम राजनीतिक परिकाष्ठा से अगर इस चीज को देखते हैं तो ये राजनीतिक रूप से एक अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिसे कानून की दृष्टि से जो आदेश पारित किया है, इसके अंदर उनकी यही जो है मान्यता है, यही मानना है कि भाई किसी भी रूप में जो वंचित वर्ग है, मतलब वर्ग के जो वंचित लोग हैं, क्योंकि देखिए होता यही है, हम अक्सर देखते हैं कि आरक्षण के अंदर में
काफी सारी बार ऐसे लोग फायदा ले जाते हैं जो संपन्न परिवार के भी होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का यही है, जो लोग संपन्न है वो तो कैसे ना कैसे अपना काम कर ही लेंगे, लेकिन जो बिल्कुल ही संपन्न नहीं है उस वर्ग में, उस वर्ग श्रेणी में, और उनके पास में कोई ऐसी मूलभूत व्यवस्थाएं भी नहीं है, उन तक लाभ लाभ कैसे पहुंचे, इसके ऊपर ध्यान दिया गया है इस ऑर्डर में। जी भाई तनुज जी, इसे राजेंद्र पाल गौतम साहब हैं या ओम सुधा जी हैं, ये लोग इस फैसले से सहमत नहीं है। राजेंद्र पाल जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। की बात को मैं दो भागों में बांट के कहूंगा। पहली बात, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ोगे, आर्टिकल 14, 15, 16 को पढ़ोगे, तो आप पाओगे कि आधार रिजर्वेशन का इकोनॉमिक नहीं है। जो फंडामेंटल है, जो बेसिक है, रिजर्वेशन क्यों दिया गया, उसका आधार है दोज कैटेगरीज आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जी, दे आर एंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। बिकॉज आई एम नॉट ओनली अ पॉलिटिशियन, आई एम ऑल्सो एन एडवोकेट ऑफ 32 years ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कानून से बाहर जाके फैसला दिया है। ये आर्थिक आधार तो है ही नहीं। गौतम साहब, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट भी ये नहीं कह सकते कि वो राजनीतिक फैसला दे रही है। एक मिनट सुनिए। दूसरी बात, क्या सर्वोच्च न्यायालय के सामने आर्गुमेंट में ये बातें आई हैं कि जो दूसरी कैटेगरीज हैं एससी की, जिनमें अभी भी पर्याप्त मात्रा में आगे लोग नहीं बढ़े हैं, वो रिजर्वेशन में कैटेगराइजेशन नहीं है, इसलिए नहीं बढ़े, या इसलिए नहीं बढ़े क्योंकि उनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, वो लोग पढ़ ही नहीं पा रहे? क्या ऐसे लोगों को पढ़ने का इंतजाम करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है? क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने वो तथ्य रखे गए कि वो नहीं पढ़ पा रहे? तो उसका दूसरा कारण क्या है? ठीक है, क्योंकि एग्जाम होगा, एग्जाम में रिटन टेस्ट है, उसमें तो कोई जाति देख के पास करेगा नहीं। तो अगर उनके पास वो काबिलियत थी, वो नहीं ले पाएंगे पैसे। गौतम साहब, मैं यही कहूंगा कि आपकी जो बात है वो बिल्कुल सटीक बात है, लेकिन देखिए, जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट किसी केस की सुनवाई करता है और फैसला देता है, तो वो उसी फैसले के ऊपर, मतलब उसी पिटीशन पे फैसला दे सकता है जिसकी पिटीशन दायर की गई है। आपका जो सटीक सोच है कि इसके ऊपर और व्यवस्थाएं जो आर्थिक रूप से कमजोर है, मैं तो आज भी कहता हूं हमारे पिछड़ा वर्ग के जितने भी भाई बहन, जितने भी जो लोग अभी वंचित है मूलभूत व्यवस्थाओं से, जो मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, निश्चित रूप से उसके लिए भी एक पिटीशन और अलग से दायर करनी चाहिए। आप जैसे जो समाज सेवी और पूर्व मंत्री जैसे जो लोग हैं, ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस तरह की पिटीशन अगर दायर होगी तो निश्चित रूप से भी इस तरीके की सोच के साथ में भी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा, और वंचितों को निश्चित रूप से वहां भी मैं सोचता हूँ लाभ मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी। जी दुर्गेन जी, निश्चित तौर पर बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और मुझे लगता है कि सहमति बहुत महत्वपूर्ण चीज है। समतामूलक समाज की स्थापना बाबा भीमराव अम्बेडकर से लेकर एक फैसले पे और ध्यान दिया जाए तो अभी 29 जुलाई को एक पटना हाईकोर्ट के फैसले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया है, जिसमें 65% पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की मांग की गई थी, और ऐसा एक फैसला पटना हाईकोर्ट का था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है खारिज करा है, अगर आप लोगों के संज्ञान में मामला हो। तो देखिए, यही है कि आरक्षण एक इस देश का ऐसा मुद्दा है जिसपे हम कितनी भी राजनीतिक चर्चा कर ले, और चर्चाओं का आधार जो है वो मजबूत नहीं होता है। वजह एक ही है कि जो वंचित लोग हैं उन तक सारी चीजों का, जब तक मूलभूत सुविधाओं की जब तक पकड़ नहीं होगी, तब तक वो लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? इस दिशा में कार्य करने की बहुत आवश्यकता है। और साथ ही साथ राष्ट्र का मजबूत निर्माण कानून के दायरे में रह करके तभी किया जा सकता है जब मूलभूत व्यवस्थाओं को आधार रूप दिया जाए, और एक संरक्षण के साथ में सशक्त रूप में उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। तो निश्चित रूप से जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं वो भी आगे आने के लिए मुझे लगता है कवायद रहेगी। ठीक बात, बहुत शुक्रिया। एक बात ऐड करना चाहता हूँ। जी बोलिए। जो हमारे अधिवक्ता जी ने कही है, जो अभी जो पटना हाईकोर्ट के जजमेंट के खिलाफ बिहार की सरकार सुप्रीम कोर्ट आई, और सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के स्टे के ऑर्डर को बरकरार रखा, उसको स्टे नहीं किया। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एम नागराज जजमेंट है, उस जजमेंट में कोर्ट ने कहा है कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन तो सभी जातियों का, पिछड़ी जातियों का, दलितों का होना चाहिए, लेकिन उसके लिए डाटा चाहिए, सर्वे चाहिए। अब किसी भी देश की सरकार ने अभी तक ये सर्वे किया ही नहीं है, राज्यों की सरकारों ने, कि अलग अलग नौकरियों के अंदर किस किस जाति का कितना रिप्रेजेंटेशन है। तो एक तरफ कोर्ट के लिए रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और साथ में कह रही है कंडीशन लगा रही है उसके लिए एफिशिएंसी मेंटेन होनी चाहिए और सर्वे होना चाहिए। अब जब तक जाति का सर्वे नहीं होगा तब तक ये पता ही नहीं चलेगा किस जाति के कितने लोग नौकरी में आ पाए। ठीक बात वहीं से घूम कर आ गई राजेंद्र पाल गौतम जी, बात वही घूम कर आ गई कि भाई सर्वे कराओ। अविरल मलिक
ये बताओ आपकी सरकार सर्वे कराएगी कि नहीं कराएगी? घूम फिरा कर मैं बिल्कुल जवाब नहीं चाहता हूं। उसको जातिगत जनगणना कराएगी कि नहीं कराएगी? एक्सरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, मैं एकदम सटीक जवाब देता हूं और मैं बिल्कुल नहीं घुमाऊंगा। देखिए, जाति बताने में बिल्कुल किसी को नहीं शर्माना चाहिए। मैं अपनी जाति बताने को तैयार हूं, हर व्यक्ति अरे सरकार की बात करो भाई, आपकी है। जाति जानकर कौन क्या करेगा? सरकार ये सर्वे कराएगी कि नहीं, जनगणना कराएगी कि नहीं, देश की आर्थिक स्थिति सामने आएगी कि नहीं आएगी? जी, बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से जो भी जनता के हित में होता है हम तैयार रहते हैं सबसे पहले कराने के लिए। सबसे आगे मोदी सरकार खड़ी रहती है जो भी जनहित में होता है। डॉक्टर ओम एक 5 सेकंड बस, मेरे पास वक्त नहीं है अब। डॉक्टर ओम 5 सेकंड में बोलिए। बस मैं तो तनुज जी जो कह रहे थे कि जो है कोर्ट जो है राजनीतिक फैसले नहीं करती है, मुझे हंसी आ गई, याद आ गया कि एक राम मंदिर पे फैसला आया और जज महोदय जो है राज्यसभा सांसद हो गए। इतना ही कहना था। बहुत सारी चीजें होती, लेकिन हम और आप बैठकर कम से कम उच्च न्यायालय और न्यायालय के बारे में बहुत सी टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सारी अनकही चीजें भी होती हैं, वो समझ ली जाती। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल मलिक। कार्यक्रम को बहुत ध्यान से सुना, देखा और अपना कुछ विचार जरूर बनाया होगा। वास्तव में कोर्ट ने एक जिस तरीके से पिटीशन दायर हुई उस पर एक बेहतरीन फैसला कोर्ट ने दिया है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। लेकिन जो मुद्दे उठे हैं इस चर्चा के दौरान, राजेंद्र पाल गौतम ने जो मुद्दे उठाए हैं, तनुज दीक्षित ने जो मुद्दे उठाए हैं, वो मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण हैं कि किसी को आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर पढ़ाई इतनी महंगी होगी, तुम दलितों को छोड़ दीजिए, शोषितों को छोड़ दीजिए, पीड़ितों को छोड़ दीजिए, अगड़े वर्ग जिन्हें कहा जाता है उसमें भी 2% को छोड़कर 98% जो अगड़े हैं वो इस स्थिति में नहीं हैं कि आजकल की इतनी महंगी पढ़ाई अफोर्ड करके अपने बच्चे को अच्छा दाखिला दिलवा सकें और अच्छे कंपटीशन में उनका बच्चा बैठ सके। इस पर सरकारों को विचार करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।